नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश मेहरिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज हम जिस विषय वस्तु के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। जी हाँ, आज हम भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की बात करेंगे। उनके संवैधानिक प्रावधानों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और एग्जाम के दृष्टिकोण से जितने भी सवाल बनते हैं उन सभी को कवर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन टॉपिक पर चलने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं, जो भी हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, जिससे हमारे द्वारा जितने भी वीडियोस और कक्षाएं अपलोड की जा रही है उन सभी के नोटिफिकेशन की जानकारी आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। और आपको यदि हमारी अध्ययन सामग्री और कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के हम हेडिंग की ओर चलते हैं। समय के गरिमा को समझते हुए टू द पॉइंट बात करेंगे। आज की हमारी हेडिंग है प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। आज की हमारी हेडिंग यहां लिख रहे हैं हम, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। देखिए, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की यदि हम बात करें तो इनका प्रावधान कहाँ किया गया है, तो हम सबसे पहले आज संवैधानिक प्रावधानों की बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 74 की, या मैं आपसे कहूँ आर्टिकल 74। अनुच्छेद 74 किस बात का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 74 प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति की सलाह एवं सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 74 मेरे साथियों, मैं आपको बता दूं, इस बात का प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी। हमसे एग्जाम में यही सवाल पूछा जाता है और बार बार एग्जाम में यही सवाल आता है कि राष्ट्रपति के सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है। तो आपके सामने अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है। अब इसके अंदर हम बात करें, अनुच्छेद 74 के अंदर दो बातों का प्रावधान किया गया है और वहां से भी अधिकांशतः सवाल मुख्य रूप से आपसे पूछे जाते हैं। यानी कि आर्टिकल 74(1) ये क्या कहता है? ये इसी बात को दोहराएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो देखिए, हमारे सामने प्रधानमंत्री शब्द निकलकर कहां पर आया है? अनुच्छेद 74(1) में। ठीक है, तो हमसे सवाल पूछा जाता है, एग्जाम में सवाल आता है कि मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होगा, इस बात का प्रावधान भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? 74(1), या सीधा पूछे तो आर्टिकल 74 अनुच्छेद 74। ठीक है, आगे हम बात करें, राष्ट्रपति, इसी अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है, राष्ट्रपति
मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यानी कि इसी अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति अपने कार्यों एवं शक्तियों का प्रयोग किसकी सलाह के अनुसार करेगा? मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करेगा। देखो मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं, आप बड़े ध्यान से देखिएगा कि राष्ट्रपति को यहां पर इस बात के लिए बताया गया है कि राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया है कि राष्ट्रपति अपने सभी काम किसके अनुसार करेगा। यहां पर साफ कर दिया गया है, यह अनुच्छेद 74 इस बात का साफ प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति कोई भी काम करेगा तो वो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे इसी अनुच्छेद में यदि हम बात करें तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। क्या प्रावधान किया गया? बोर्ड पे देखिए मेरे साथियों कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को किसके लिए लौटा सकता है? पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। साथ ही में इसी संशोधन द्वारा यही प्रावधान किया गया, लेकिन मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा। यानी कि यहां पर यह प्रावधान किया गया है कि यदि मंत्रिपरिषद पुनर्विचार के बाद में सलाह देती है, जो भी सलाह देगी उस सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति क्या करेगा? कार्य करेगा। अर्थात हम बात करें कि राष्ट्रपति के लिए सलाह मानने की बाध्यता कब की गई, तो हम मुख्य रूप से बात कर सकते हैं 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह को बाध्य कर दिया गया। साथ ही में यहां से यह भी सवाल बनता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। तो यह प्रावधान भी हम याद करें तो आपके सामने 44वां संविधान संशोधन काफी इंपॉर्टेंट है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, ठीक है। कई बार आपको कंफ्यूज होता है कि साहब 44वां संविधान संशोधन 1978 और 42वां संविधान संशोधन 1976, काफी बार इसमें डाउट हो जाता है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, देखिए 4 और 2 कितना होता है? 6। तो आखिरी में कितना है? 6। यानी कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। इसी प्रकार 4 + 4 कितना होता है? 8। और अंत में क्या है? 8। यानी कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में। आपका यहां से ये डाउट क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में आप गलती नहीं करेंगे। अब ओवरऑल यहां से जितने सवाल बनते थे हमने उसको कवर करने का प्रयास किया है, लेकिन मैं एक बार आपको पुनः सारे सवालों का जस्ट 1 मिनट में रिवीजन करवा देता हूं। चलिए, अनुच्छेद 74 प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति की सलाह और एवं सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है, ठीक है।
अनुच्छेद 74 क्या कहता है? राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी और जिसका प्रधान कौन होगा भाई? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगला देखिए, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। सवाल बनता है राष्ट्रपति किसकी सलाह के अनुसार कार्य करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। मंत्रिपरिषद किसकी सलाह मानने के लिए बाध्य है? राष्ट्रपति किसकी सलाह मानने के लिए बाध्य है? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। अब हम यहां आगे बात करें कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यह प्रावधान किया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। और पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति क्या होगा? बाध्य होगा। यह प्रावधान भी कब किया गया मेरे प्रिय विद्यार्थियों? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह प्रावधान किया गया। तो आपके सामने ये प्रावधान जो किए गए हैं, यहां से सवाल मुख्य रूप से कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मैं आपसे कहूं 44वां संविधान संशोधन 1978, ये वाला प्रावधान बार बार पूछा जाता है, तो बड़ा ध्यान रखिएगा आप इसका। चलिए, उम्मीद करता हूं यहां तक आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यदि आपको ये बात समझ में आ गई तो तुरंत प्रभाव से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम आगे बात करेंगे पॉज करके आर्टिकल 74(2) के बारे में, यानी कि अनुच्छेद 74(2) के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। चौहत्तर दो किस बात का प्रावधान करता है? तो मैं आपको यहां पे बता दूं, अनुच्छेद 74(2) इस बात का प्रावधान करता है कि यदि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को जो भी सलाह देगी, उस सलाह को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती और ना ही किसी न्यायालय के द्वारा उस सलाह की कोई जांच की जा सकती। चलिए, काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती। तो हमारे से यही सवाल बनता है। यहां से जो सवाल बनते हैं वो कुछ इस प्रकार से बनते हैं, देखिएगा। पहला सवाल तो ये बनता है कि मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती, इस बात का प्रावधान करता है अनुच्छेद 74(2). ठीक है। इसके बाद में इसी बात को ये पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 74 के संबंध में कौन सा कथन गलत है। आपके सामने वहां पर 4 ऑप्शन हो सकते हैं। अनुच्छेद 74 प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है। मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होगा। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, बिल्कुल सही है, यह प्रावधान किया गया। और चौथा आपके सामने प्रावधान होगा कि मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती और ना ही किसी न्यायालय के द्वारा जांच की जा सकती। तो आपके सामने चारों ऑप्शन ही राइट हैं, यानी कि आपको यहां से जो सवाल बनते हैं उन सभी का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित अगले अनुच्छेद की तरफ चलते हैं। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 75 की। अच्छा, इनसे संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो मुख्य रूप से यदि आप हम बात करें, मंत्रिपरिषद से संबंधित अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 हैं। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री की बात आती है तो आपको मैं बता दूं, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 78, ये 3 अनुच्छेद प्रधानमंत्री से संबंधित हैं। तो चलिए, अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 75 के बारे में। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉज करके। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसे तुरंत प्रभाव से मिटा देता हूं। चलिए, अब हम बात करेंगे आर्टिकल 75, अनुच्छेद 75।
अनुच्छेद 75 किस बात का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 75 में क्या है तो मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 75 जो है मंत्री परिषद के संबंध में या हम कहें मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान करता है। तो हमारे अनुच्छेद 75 की हेडिंग क्या है भारतीय संविधान के अनुसार? तो अनुच्छेद 75 की हेडिंग है मंत्रियों के संबंध में अन्य उपबंध। यानी कि कौन कौन से उपबंध इस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए हैं, तो हम 6 प्रकार के उपबंधों के बारे में पढ़ने हैं, यानी कि हम 6 इसकी उपधाराएं पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद की। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 75(1). ये किस बात का प्रावधान करता है? ये प्रावधान करता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो आपके सामने अब इसी में अगला प्रावधान किया गया है, तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चलिए यहां से जो सवाल बनते हैं उन सभी को हम क्लियर करने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति जब की जाएगी तो राष्ट्रपति के द्वारा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन किसकी सलाह पर की जाएगी? तब आंसर होगा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपके यहां से जो सवाल बनते हैं वो आपके सामने क्लियर हो गए होंगे। अब सवाल ये बनता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान करता है अनुच्छेद 75(1), मंत्रियों की नियुक्ति का प्रावधान करता है अनुच्छेद 75(1), प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का प्रावधान करता है 75(1। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति का प्रावधान करता है, तब भी क्या होगा? 75(1। यानी कि घुमा फिरा के कहीं से भी पूछे प्रधानमंत्री और हम कहें मंत्रियों की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 75(1 ही राइट आंसर होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। इसी अनुच्छेद में हम बात करें, इसका उप अनुच्छेद एक और है 75 अनुच्छेद 1A। देखो ये अनुच्छेद 91 में संविधान संशोधन दो 2003 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, यानी कि इस अनुच्छेद को कब जोड़ा गया? 91 में संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। और जब जोड़ा गया इसका अर्थ ये हो गया कि इसमें जो भी प्रावधान होंगे वो कब के बाद के हैं? 2003 के बाद के। तो चलिए 91 में संविधान संशोधन 2003 के द्वारा प्रावधान किया गया कि मंत्री परिषद का अधिकतम आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का मंत्रिपरिषद का अधिकतम आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का अधिकतम 15% होगा। अधिकतम
प्रतिशत होगा। अब यहां से हमारे जो सवाल बनते हैं वो कुछ इस प्रकार के बनते हैं कि अनुच्छेद 75(1)(a) कब जोड़ा गया? तो 91 में संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। कौन सा प्रावधान किया गया? देखिए, मंत्रिपरिषद का अधिकतम आकार कितना होगा? लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का अधिकतम कितना होगा? 15%। एग्जाम में सवाल आता है बहुत सी बार कि मंत्रिपरिषद का अधिकतम आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का हो सकता है। आपके सामने ऑप्शन में आंसर होता है 5%, 10%, 15%, 20%, इस प्रकार से। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 15%। और ये भी स्पेशली आपको यहां पर याद रखना है कि मंत्रिपरिषद का आकार निर्भर करता है, तो याद रखना लोकसभा की कुल सदस्य संख्या पर। आपसे एग्जाम में यही सवाल घुमा के पूछ लिया जाएगा, लोकसभा की जगह राज्यसभा लिख सकते हैं, और हो सकता है संसद की कुल सदस्य संख्या का, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का, उपरोक्त सभी आपके सामने 4 ऑप्शन हो सकते हैं। तो आपको वहां पर इस बात का अच्छे से ध्यान रखना है कि आंसर राइट होगा लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का, ना तो राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या का और ना ही संसद की कुल सदस्य संख्या का। यानी कि वर्तमान में जो हमारी केंद्रीय मंत्रिपरिषद है उसका जो आकार है वो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का अधिकतम 15% से अधिक नहीं हो सकता। यानी कि जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है उसमें जो मंत्री हैं उन मंत्रियों की जो संख्या है वो 15% से अधिक नहीं होगी। किसका? लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का। ठीक है, यहां से क्लियर हो गया। अब यहां से ये सवाल, अगला सवाल इसी में ये बनता है कि देखना, मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया या मंत्रिपरिषद का अधिकतम आकार निर्धारित किया गया कब से, किस सन से? 2003 से। याद रखिएगा कि संविधान में मंत्रिपरिषद का अधिकतम आकार का निर्धारण किया गया 91 में संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। और हमसे यही सवाल उल्टा रिवर्स में भी पूछा जा सकता है कि मंत्रिपरिषद के आकार का निर्धारण किस वर्ष से पहले नहीं था? तो 2003 से पहले नहीं था, क्योंकि हमने ये प्रावधान कब जोड़ा? 2003 में जोड़ा। उम्मीद करता हूं यहां से आपके सारे सवाल और सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब इसके बाद में हम बात करते हैं, अगला जो हमारा आर्टिकल है वो है आर्टिकल 75(2). 75 क्या करता है? प्रावधान करता है, 75 प्रावधान करता है मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। अब आपके सामने ये शब्द पहली बार आया होगा, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, इसका अर्थ होता है, यहां पर मैं आपको बता दूं, इच्छा पर निर्भर है। यानी कि जो मंत्रियों का जो कार्यकाल है वो किसकी इच्छा पर निर्भर करता है? राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। राष्ट्रपति जब चाहे तब मंत्रियों को हटा सकते हैं, लेकिन मंत्रियों को वो तभी हटाते हैं जब प्रधानमंत्री उन्हें हटाने के बारे में राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। तो चलिए यहां पे इसका अर्थ भी आप लिख लीजिए कि मंत्रियों का कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है, तो हमारा यहां से सवाल क्या बनेगा कि मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं? मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं? मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे। मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 प्रधानमंत्री के, ऑप्शन नंबर 2 लोकसभा अध्यक्ष के, ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रपति, और आखिरी में होगा उपरोक्त सभी। तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो यहां से आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और हम इसके आम भाषा में समझें तो मंत्रियों का कार्यकाल किसकी इच्छा पर निर्भर करता है? तो मंत्रियों का जो कार्यकाल है वो राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है, अब
यहां से सीधा अनुच्छेद भी पूछ सकते हैं कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, इस बात का प्रावधान किया गया है, इस बात का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 75 2 में। तो चलिए, उम्मीद करता हूं आपको यहां से सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी कीजिए। जिन्होंने स्क्रीनशॉट ले लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं लिया वो पॉज करके ले सकते हैं। तो अब चलिए हम बात करेंगे अनुच्छेद 75 3 के बारे में। अभी तक हमने 2 अनुच्छेदों के बारे में बात की। सबसे पहले हमने किसके बारे में बात की? अनुच्छेद 75 1। 75 1 किसका प्रावधान करता है? प्रधानमंत्री और मंत्री की नियुक्ति का प्रावधान करता है। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसकी सलाह पर की जाती है? तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। इसी के साथ हमने आगे अनुच्छेद 75 1 और में एक और बात पढ़ी कि मंत्रिपरिषद का अधिकतम आकार का निर्धारण कब किया गया? 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मंत्रिपरिषद के अधिकतम आकार का निर्धारण किया गया। और मंत्रियों की अधिकतम संख्या होगी लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का अधिकतम 15%। चलिए आगे हम बात करें तो हमारे सामने अनुच्छेद 75 3। अनुच्छेद 75 3 प्रावधान करता है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी या उत्तरदायी होती है। देखिए, मंत्रिपरिषद, सवाल ये बनता है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो सामूहिक रूप से जब भी होगा तो लोकसभा के प्रति। आपके सामने वहां ऑप्शन में होगा मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। 4 ऑप्शन होंगे। ऑप्शन नंबर 1 संसद, ऑप्शन नंबर 2 राज्यसभा, ऑप्शन नंबर 3 लोकसभा, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो आपके सामने चारों ऑप्शन मिलते जुलते होंगे। आप समझ रहे हैं? तो आपको वहां पर याद रखना है कौन होगा? लोकसभा। ठीक है, इसी के साथ मैं यहां पर आपको नोट डाल के लिखवा देता हूं। एग्जाम में अक्सर ये चीज पूछी जाती है। मंत्रिपरिषद, इसी चीज को थोड़ा सा बदल के लिखना है, शब्द वही है। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर इसको याद कैसे रखना है, तो वो भी मैं आपको अभी बता देता हूं कि आपको यहां से याद कैसे करना है। देखिए, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? राष्ट्रपति के प्रति, और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। अब देखो, मैं आपको एक चीज क्लियर बात कर देता हूं। राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति क्या है भाई? व्यक्ति। राष्ट्रपति है ना, व्यक्ति। तो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी मंत्रिपरिषद? राष्ट्रपति के प्रति। लोकसभा क्या है? लोकसभा सदस्यों का समूह है। लोकसभा के अंदर क्या बैठते हैं? सारे मंत्री लोकसभा सदस्य बैठते हैं। तो यानी कि सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगी? लोकसभा के प्रति। ठीक है, सारे मंत्री कहां बैठते हैं? लोकसभा में या राज्यसभा में? अधिकतर जो मंत्री होते हैं वे लोकसभा से होते हैं। ठीक है, तो हमारे जो मंत्री होते हैं वो सामूहिक रूप से कहां बैठते हैं? लोकसभा में। तो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? लोकसभा के प्रति। क्योंकि आप राज्यसभा और लोकसभा की जब कार्यवाही देखते हैं तो आप देखते होंगे कि वहां पर प्रश्न काल जब होता है तो मंत्री अपनी बात, जो अन्य सदस्यों द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके जवाब कहां दिए जाते हैं? लोकसभा में। ठीक है, हालांकि दोनों सदनों में दिए जाते हैं, लेकिन मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं, हम याद रखने के कंसेप्ट के हिसाब से ऐसे याद रख सकते हैं। यानी कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति, और मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति है? राष्ट्रपति के प्रति। उम्मीद करता हूं आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम अगले अनुच्छेद की तरफ बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद है 75 4, यानी कि 75 4। ये किस बात का प्रावधान करता है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों को शपथ
राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों को शपथ अनुसूची 3 के अनुसार पद व गोपनीयता की दिलाई जाती है। अब यहां से आपके एग्जाम में जो सवाल पूछा जाता है वो यो सबसे पहले तो मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। पहला आंसर। मंत्री किस अनुसूची के अनुसार शपथ ग्रहण करते हैं? तो मंत्री अनुसूची 3 के अनुसार शपथ ग्रहण करते हैं। मंत्री किस बात की शपथ लेते हैं? पद व गोपनीयता की शपथ ग्रहण करते हैं। मंत्री किसकी शपथ ग्रहण करते हैं? पद व गोपनीयता की। मंत्री शपथ किस अनुसूची के अनुसार? अनुसूची 3 के अनुसार। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। तो आपके सामने जो सवाल बनते हैं वो सारे क्लियर हो चुके हैं। तो चलिए आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 75(5) 75(5) क्या प्रावधान करता है? यदि कोई व्यक्ति सबसे पहले हम लिखेंगे संसद का सदस्य नहीं है, संसद का सदस्य नहीं है और वह मंत्री या प्रधानमंत्री नियुक्त हो जाता है, मंत्री या प्रधानमंत्री नियुक्त हो जाता है, तो उसे 6 माह के भीतर संसद की सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य है। देखिए यहां से जो सवाल बनते हैं सबसे पहले तो वो क्या बनेगा कि भाई यदि ये अनुच्छेद क्या कहता है, सबसे पहले तो इस बात को आप समझें। यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, किसका सदस्य नहीं है? संसद का। यहां बात संसद की गई है, राज्य विधानमंडल की बात नहीं की गई है। राज्य विधानमंडल की बात हम करेंगे तो वो व्यक्ति राज्य में मंत्री या मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन यहां जो अनुच्छेद 75 बात कर रहा है वो किस बात की बात कर रहा है? वो बात कर रहा है संसद की। देखिए संसद का कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है और वह मंत्री या प्रधानमंत्री क्या हो जाता है? नियुक्त हो जाता है। अच्छा, यहां से काफी इंटरेस्टिंग सवाल बनता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रधानमंत्री होता है निर्वाचित, मनोनीत, नियुक्त, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रधानमंत्री क्या होता है? नियुक्त होता है भाई, क्योंकि हमने बात क्या की थी? अनुच्छेद 75(1) प्रधानमंत्री और मंत्रियों की क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। वे निर्वाचित होते हैं, लेकिन किसके रूप में? सांसद के रूप में। ठीक है, उम्मीद करता हूं कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, मंत्री या प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मंत्री या प्रधानमंत्री नियुक्त हो जाता है। ऐसी कंडीशन में कितने महीने के अंदर उसे संसद की सदस्यता ग्रहण करनी होगी? 6 महीने के भीतर। यानी कि सपोज कीजिए ऐसा कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, मान लीजिए मैं ही हूं, मैं संसद का सदस्य नहीं हूं, और जो हमारे नरेंद्र मोदी जी साहब हैं उनको बड़ा अच्छा लगता है कि ये व्यक्ति काफ़ी वक्ता कुशल है और इन्हें क्या किया जाना चाहिए? मंत्री बना देना चाहिए। ऐसा संभव नहीं है, लेकिन कल्पना करना हमारा अधिकार है, हम कल्पना कर सकते हैं। तो चलिए कल्पना कर लेते हैं, आप भी कभी कभार ऐसी कल्पना कर लिया कीजिए। तो चलिए मान लीजिए कि मैं
मुझे मंत्री बना दिया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में मुझे 6 महीने के अंदर संसद की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो 6 महीने के पश्चात मैं मंत्री पद से स्वतः ही मेरा समाप्त हो जाएगा। मंत्री पद से मुझे त्याग पत्र या तो मैं पहले दे दूंगा या अपने आप मेरा पद जो है समाप्त हो जाएगा। यानी कि अब यहां से जो सवाल बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं, सवाल कुछ इस प्रकार से बनेंगे कि कोई भी व्यक्ति कितने माह तक बिना संसद का सदस्य बने मंत्री बन सकता है? 6 महीने तक। या प्रधानमंत्री बन सकता है 6 महीने तक। यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है और प्रधानमंत्री नियुक्त हो जाता है तो उसे कितने माह के भीतर संसद की सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य है? 6 माह के भीतर। तो आपके सामने ये उत्तर सारे के सारे सामने हैं, क्लियर हैं। अगली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हालांकि आपको मैं एक चीज बता दूं, ये अनुच्छेद बहुत ही कम और रियर केस में आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा याद रखना है। चलिए, अब यहां तक यदि आपने लिख लिया हो तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसे मिटा सकूं और हम अगले अनुच्छेद की तरफ बढ़ सके। जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो पॉज करके ले सकते हैं। मैं अगले अनुच्छेद की तरफ बढ़ता हूं। हम अब बात करने वाले हैं अनुच्छेद 75(6) की, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था आर्टिकल 75 में कितने प्रावधान हैं? 6। सबसे पहले हमने किसकी बात की? अनुच्छेद 75(1) में प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति की बात की। हमने 2 में किसकी बात की? अनुच्छेद 75(2) में हमने अनुच्छेद 75(2) में बात की मंत्रियों के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने की। अनुच्छेद 75(3) में हमने बात की कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। हमने अनुच्छेद 75(4) में बात की कि मंत्री अनुसूची 3 के अनुसार शपथ ग्रहण करते हैं राष्ट्रपति के समक्ष। हमने बात की अनुच्छेद 75(5) की, जो प्रावधान करता है यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो वह 6 महीने तक प्रधानमंत्री या मंत्री बन सकता है और उसे 6 महीने के अंदर संसद की सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य है, अन्यथा उसका पद समाप्त हो जाएगा, उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा या उसे पद से हटा दिया जाएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 75(6). अनुच्छेद 75(6) किस बात का प्रावधान करता है? तो मैं आपको यहां बता दूं, अनुच्छेद 75(6) जिस बात का प्रावधान करता है वो करता है मंत्रियों के वेतन भत्ते की। मंत्रियों के वेतन भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे ऐसा मूल संविधान में लिखा हुआ था। लेकिन जब तक इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया जाता है तब तक अनुसूची 2 के अनुसार वेतन देय होगा। यानी कि हम बात करें तो मंत्रियों के वेतन का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 75(6) मंत्रियों के वेतन भत्तों का प्रावधान करता है। और हमसे सवाल पूछा जाता है कि मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? संसद करती है, ठीक है। और यदि संसद ने मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण नहीं किया है तो मंत्रियों को वेतन किसके अनुसार मिलेगा? तब हमारा आंसर होगा अनुसूची 2 के अनुसार मंत्रियों को वेतन प्राप्त होगा। तो उम्मीद करता हूं आपके अनुच्छेद 75 से सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब हम यहां पर एक और अनुच्छेद जो जिसका संबंध प्रधानमंत्री से है इसको हम पढ़ लेते हैं, अनुच्छेद 78। क्योंकि अनुच्छेद 76 में हम बात करें 76 में महान्यायवादी, ठीक है, जिसको आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में अनुच्छेद 77 में हम बात करें तो भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से संचालित होते हैं।
इनका प्रावधान है। तो इसको तो हमने राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों में पढ़ लिया था और अनुच्छेद 76 की बात हम इसके बाद में करने वाले हैं। तो हम यहां पर अनुच्छेद 78 की बात करेंगे। चलिए, आपके सभी डाउट इस कक्षा में क्लियर हो जाएंगे। अनुच्छेद 78 क्या कहता है? अनुच्छेद 78 कहता है कि राष्ट्रपति को जानकारी आदि देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। ठीक है, तो मैं आपको यहां से बता दूं, काफी बार एग्जाम में यह सवाल पूछा गया है कि प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 78। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख कौन सा करता है? अनुच्छेद 78। किस बारे में है? राष्ट्रपति को जानकारी आदि देने के संबंध में प्रावधान। देखिए, यहां पर मैं इस अनुच्छेद में डिटेल में नहीं जाऊंगा, हालांकि इसमें बता दूं मैं आपको 3 प्रकार के प्रावधान हैं। ठीक है, यानी कि 78(1), 78(2) और 78(3). यहां पे पहले में तो क्या है कि प्रधानमंत्री स्वयं कार्यपालिका और विधायी शक्तियों के बारे में राष्ट्रपति को जानकारी देगा। नंबर 2 में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से ऐसी जानकारी की मांग कर सकता है या वो ऐसी जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो यहां पर तो कौन देगा? प्रधानमंत्री अपने आप देगा, और यहां पर 78(2) में राष्ट्रपति मांगेंगे। अच्छा, 78(3) क्या प्रावधान करता है? 78(3) इस बात का प्रावधान करता है, सपोज करो किसी मंत्री ने किसी विषय पर कोई डिसीजन ले लिया, निर्णय ले लिया। मान लीजिए मैं मंत्री हूं और मैंने अपने आप कोई किसी विषय पर कोई इंडिविजुअल डिसीजन लेके राष्ट्रपति महोदय को वो फाइल भेज दी कि साहब ये मेरा डिसीजन है। तो ऐसे विषय पर यदि मंत्री परिषद में उस पर चर्चा नहीं हुआ है, ठीक है, यानी कि मैंने जो डिसीजन लिया उस डिसीजन में कैबिनेट, जो हम कहते हैं ना कैबिनेट की बैठक हुई, इस प्रकार से मंत्री परिषद में यदि उस पर डिस्कशन नहीं हुआ है तो राष्ट्रपति उसको किसके पास भेज सकते हैं? प्रधानमंत्री के पास। किसके पास भेजेंगे? प्रधानमंत्री के पास। किसने डिसीजन लिया? देखो मंत्री ने। मंत्री लेने ले कहां भेजा? किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट ने यदि उसका जो है हम कहें उस पर चर्चा कहां नहीं हुई? मंत्री परिषद में। यदि उस पर चर्चा मंत्री परिषद में नहीं हुई है तब क्या करेंगे? प्रेसिडेंट किसके पास भेजेंगे? प्रधानमंत्री के पास, पीएम के पास भेजेंगे। और पीएम से कहेंगे कि आप इस पर इस विषय पर कहां चर्चा करें? मंत्री परिषद में इस पर चर्चा करें और फिर मुझे इस बारे में बताएं। ठीक है, तो ये 3 अनुच्छेद इस प्रकार से संबंधित हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमसे जो सवाल पूछा जाता है वो यही है। और यदि आपको लिखना है तो मैंने आपको बता ही दिया, तीनों अनुच्छेद आप यहां पर लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज की कक्षा आपको काफ़ी समझ में आई होगी और काफ़ी कंसेप्ट आपके यहां से क्लियर हुए होंगे। तो जो भी यदि आपको कंटेंट पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और साथ में कमेंट भी कीजिएगा। चलिए, जाते जाते मैं आपको शॉर्ट में इन्हें कैसे याद करना है ये भी बता देता हूँ, क्योंकि आप लोगों की काफ़ी डिमांड रहती है कि सर हमने संविधान पूरा डिटेल से पढ़ लिया और पढ़ भी रहे हैं, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम ये सारे जो हैं अनुच्छेद शॉर्ट में याद कर सकें। तो शॉर्ट में याद करने का यही तरीका है, एक तो आप इसका रिवीजन करते रहें, और शॉर्ट नोट्स जब आप बनाते हैं तो आप सिर्फ कीवर्ड्स लिखें, अर्थात आपको पूरी जानकारी लिखने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ शब्द देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि इस अनुच्छेद में किस बात का प्रावधान किया गया है। जैसे देखिएगा अभी अनुच्छेद 75(1), 75(2), 3, 4, 5 और 6। तो सबसे पहली चीज तो 75 ये कह रहा है किसके प्रावधान किए जा रहे हैं इसमें भाई? मंत्रियों के। तो ये तो हमें पता है कि मंत्रियों के रूप में कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा और मंत्री होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया भाई? नियुक्ति। सबसे पहले किसी भी व्यक्ति क्या की जाती है? नियुक्ति। फिर क्या, एक तरीके से हम कहें प्रसाद पर्यंत, यहां पर आप इसको लिख लीजिए, तो हम कह सकते हैं कि कार्यकाल। जो मंत्रियों का कार्यकाल है, जो मंत्रियों की पदावधि किस पर निर्भर करती है? राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करती है। तीसरा किस बात का प्रावधान करता है कि यहां पर उत्तरदायित्व का निर्धारण है।
तो किस सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी हैं? लोकसभा के प्रति। चौथा, किस बात का प्रावधान है? शपथ का। किसकी शपथ का प्रावधान है? मंत्रियों का। ठीक है, मंत्रियों की शपथ का प्रावधान है, कहां पर है? अनुसूची 3 में। किसकी शपथ लेंगे? पद व गोपनीयता की। कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएंगे। आगे हम बात करें 75(5), तो 75(5) में आपको पता है 6 माह आपको याद रखना है। 6 माह की कंडीशन कब आएगी? जब हम संसद के सदस्य नहीं हैं, तो हम क्या हो जाएंगे? मंत्री या प्रधानमंत्री बन गए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य बनना पड़ेगा। क्लियर है? अगला है वेतन और भत्ते। क्या है? वेतन और भत्ते। तो देखिए दोस्तों, यहां जब आपके सामने बात क्लियर हो चुकी है कि बात किसके बारे में की जाती है? मंत्रियों के बारे में। तो नियुक्ति भी किसकी होगी? मंत्रियों की। मंत्रियों में कौन आएंगे? प्रधानमंत्री और मंत्री आएंगे। तो इनके बारे में सारे प्रावधान हैं। तो ये कीवर्ड्स हो गया। अब आपके सामने इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद में सिर्फ 6 लाइनों में, यही है दोस्तों पढ़ने का तरीका। आप इस तरीके से यदि आप पढ़ेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप किसी भी एग्जाम में पीछे नहीं रहेंगे। एग्जाम में जब आप बैठेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी स्ट्रांग होगा, आपको सारी चीज़ें, सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। लेकिन ये चीज़ें तभी याद रह सकती हैं जब हम पहले किसी चीज़ को पूरा पढ़ेंगे। तो चलिए, मैं आपसे इसी के साथ आज की कक्षा में विदा लेता हूं। एक बार पुनः नए विषय के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,